हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक अलग अंदाज में, एक नए तरीके से पेश कर सकते हैं। और जब आप उसको नए अंदाज में, नए तरीके से पेश करते हैं तो न सिर्फ उसको करने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हासिल भी ज़्यादा होता है, यानी कि हमें जो मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको याद हो कि अगर आपके किसी टीचर की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती थी तो आप वहाँ जाने की कोशिश करते थे, उसको करने की कोशिश करते थे, पढ़ने की कोशिश करते थे, है कि नहीं? और आपको मिलता भी ज़्यादा था। तो हम भी हमेशा से यही मानते आए हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया। और इस कोर्स की खासियत यह है दोस्तों कि इसमें जब आप अगर किसी भी नॉन स्पीकर को देखें इंग्लिश के, तो उसको दो प्रॉब्लम पेश आती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? उसके पास नॉलेज की कमी होती है, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज जिसको हम कहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या पेश आती है? उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर उसको नॉलेज है भी तो वो नॉलेज को करते हुए, देते हुए, प्रेजेंट करते हुए डरता है, हिचकिचाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको मालूम है कि साइकिल कैसे चलाते हैं। अरे भाई, साइकिल कैसे चलाते हैं? साइकिल उठाओ, पैडल चलाना शुरू करो, सीधे देखो, पैडल चलाते रहो, बैलेंस बना के रखो। लेकिन कभी किसी को ऐसे साइकिल चलाना आया क्या? नहीं आया ना? यही लैंग्वेज का कमाल है। तो जब आप पहली बार साइकिल चलाने जाते हैं तो आपको डर लगता है। यह है दूसरी चीज, यानी डर। ये डर किस चीज का होता है? किसी अननोन फैक्टर का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए। होता है कि नहीं? या मैं गलत बोलूंगा तो वो क्या कहेंगे, यानी वो लोग। अब ये लोग कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई तो है। तो ये लोग बाहर नहीं है दोस्तों जो कुछ कहते हैं, ये अंदर है, यहां। तो हमारा काम क्या है? हम आपको दोनों फैक्टर जो मैंने आपको बताया, लैक ऑफ नॉलेज और एक फियर ऑफ अननोन, हम इसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला है फैक्टर, उसमें हम आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है उसमें हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो मैंने ये बताया, जैसे कि आपको शुरू में, ये बिल्कुल एक अलग अंदाज है करने का, किसी भी चीज़ को पढ़ने का। और आज तो क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास, तो हमारे पास बाउंड्रीज नहीं है, हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से सीखी हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों, इसी बात से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको ये मालूम हो कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज। क्या मुझे उस सब्जेक्ट की नॉलेज है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं उसके बिना काम नहीं कर सकता। तो बताइए वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सही पहचाना आपने, कम्युनिकेशन। मेरा बात करने का अंदाज, मुझे प्रेजेंट करने का अंदाज, जो नॉलेज मेरे पास है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर लैक ऑफ कम्युनिकेशन दे आर नॉट एबल टू पुट देमसेल्व्स अक्रॉस। वो अपनी बात को कह नहीं पाते। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज के साथ साथ। हम अपने कोर्स में आपको नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नाउ व्हेन यू से कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन भी दो तरह का हो सकता है। लाइक अ कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम क्योंकि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि एक वर्बल कम्युनिकेशन है, तो हम ज्यादा बात उसकी करेंगे, लैंग्वेज की। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो दोस्तों, लैंग्वेज का मामला यह रहता है कि लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे क्या, किन स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं? क्या मैं वर्ड्स बोल रहा हूं? क्या मैं फ्रेज में बात कर रहा हूं? ये क्लॉजेस बोल रहा हूं? मैं इनमें से कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपसे सेंटेंसेस में बात कर रहा हूं। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस होता है। सो लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन लेटर्स, वर्ड्स और फ्रेजेस, इट्स स्पोकन इन सेंटेंसेस। लैंग्वेज को सेंटेंसेस में बोला जाता है। द सेकेंड थिंग, एवरी लैंग्वेज हैज डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर in Hindi will be entirely different from the sentence structure in English. तो हम इसीलिए ट्रांसलेट नहीं करते, और आपको ट्रांसलेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ और होता है और इंग्लिश में स्ट्रक्चर कुछ और होता है। सो दैट वाज माय सेकंड पॉइंट अबाउट लैंग्वेज। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? द थर्ड पॉइंट इज वी शुड ट्राई टू मास्टर इट्स इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टू लर्न द लैंग्वेज। तो पहला पॉइंट क्या था? लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन लेटर्स। सेकेंड, एवरी लैंग्वेज हैज डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर। थर्ड, वी शुड ट्राई टू मास्टर इट्स इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, जो मैंने ये 3 पॉइंट बोले, इन 3 पॉइंट्स में भी मैंने 3 स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया। तो अगर मैं आपको इन 3 पॉइंट से ही 3 स्ट्रक्चर समझाना चाहूं तो मैं कैसे समझाऊंगा?
तो चलिए चलते हैं हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने इस्तेमाल किए हैं इन 3 सेंटेंसेस में। हमारा पहला जो सेंटेंस था उसमें अगर आप ध्यान से देखें कि उसमें एक खास चीज आई है जिससे उसने सेंटेंस को शुरू किया है, एंड दैट इज लैंग्वेज। क्या है वो? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इस सेंटेंस में एक खास रोल अदा कर रहा है। तो वो रोल क्या है दोस्तों? वो रोल है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के माने क्या होते हैं? सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की जाए या जो कुछ करे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वो क्या करता है? मैंने कहा अरे सब्जेक्ट करता है। कहते हैं करता है? सर क्या करता है? मैंने कहा नहीं, सब्जेक्ट ही करता है, यानी काम करने वाला, और उसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो आप इसके माने 2 तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कुछ करता है या उसके बारे में बात की जाती है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आमतौर पर वो वर्ब से पहले आता है। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने इस्तेमाल किया है एक फॉर्म का जिसको हमने इज लिखा है, जो कि लैंग्वेज की वजह से आया। तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट उसको गवर्न कर रहा है, यानी लैंग्वेज क्योंकि सिंगुलर है तो मैंने वहां इज लगाया। दोस्तों ये जो इज होता है इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ बी, यानी ये बी की फॉर्म कहलाती है। तो पहले हमारे पास आया लैंग्वेज, फिर मैंने बोला इज, तो इज क्या हुआ? वर्ब। अब ये वर्ब कैसा है हम अभी आपको बताएंगे, विच इज बी। दूसरा हमारे पास आया नॉट, इसके बाद हमारे पास क्या आया? नॉट। आगे चलते हैं। नॉट एक हमारा एडवर्ब है, फिर हमारे पास आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आई? स्पोकन। एंड देन वी हैड प्रीपोजिशन, और जो हमने इन का इस्तेमाल किया, और लास्ट में जो हमारे पास बचा वो बचा ऑब्जेक्ट, दैट इज लेटर्स। ये हमारा पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं दूसरे सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट इज लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास क्या आया? हैज। अब ये हैज डिफरेंट है इससे, बस आपको यही समझाना है मुझे। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जब मैंने इज लगाया था तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे थे आप, थोड़ा सा अलग था, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। लेकिन जब मैंने यहाँ हैज लगाया तो मैंने यहाँ वर्ब की कोई फॉर्म लगाई नहीं। उसके बाद तो नाउन आया, और नाउन क्या काम कर रहा है? वो नाउन ही, जब मैं कह रहा हूं हैज तो वो हैज के लिए आया, यानी उसका पोजीशन है किसका? हैज का। सो मैंने बोला लैंग्वेज हैज, तो उसके बाद नाउन आएगा जिसको हमने बोला सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो लैंग्वेज हैज सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर देखिए जहां पर हमने इस्तेमाल किया है वी का, और उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया था शुड का। तो दोस्तों वी क्या हुआ? अब तो आपको पता चल गया होगा वी क्या होता है, बताइए। अरे वर्ब से पहले आया तो क्या होगा? या हमारे बारे में बात हो रही है तो जिसके बारे में बात हुई वो क्या होता है? सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो इसके बाद आया दोस्तों ये खास वर्ब है, ये इसको बोलते हैं मॉडल। जो मूड बताए वो मॉडल। तो यहां पे कुछ सलाह दी जा रही है, तो जब हमें सलाह दी जाती है तो हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें प्रोबेबिलिटी बताई जाती है तो भी हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडल का बेसिक नियम क्या है? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई कि नहीं? अरे बिल्कुल लगाई। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखिए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बाद हमने लगाया इन्फिनिटिव। आप इससे डरिएगा मत बिल्कुल, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर ऐसे ही समझाएंगे, पहले बताएंगे इन्फिनिटिव क्या होता है तब तो बताएंगे। तो अभी हम आपको बताएंगे बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स। ये बात आपको मैंने किस लिए बताई कि जो इन्फिनिटिव आया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं, जहां पर भी आए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब नहीं होता, वर्ब हमारा आ चुका है। समझ में आएगी नहीं बात? तो एक स्ट्रक्चर ये था जो तीसरे वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव आया जो हमने इट्स लगाया, और उसके बाद इट्स का ऑब्जेक्ट आया। ये एक खास सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो हमने 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के इस्तेमाल किया, एक जो पहले वाला था, दूसरे वाला और तीसरे वाला, और तीनों ही अपने में अलग हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम आपको इन्हीं तरह से बहुत सारे इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रूबरू कराएं, उनसे आपका आमना सामना कराएं और उनको बताएं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने ये जो सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए, इसमें एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 कंपोनेंट वैसे आपको आमतौर पर सेंटेंसेस में ज्यादा मिलेंगे इंग्लिश में, एक मिलेगा सब्जेक्ट, एक मिलेगा वर्ब। अब वर्ब के बाद कुछ आ सकता है और कुछ नहीं भी आ सकता, खाली वर्ब भी आ सकता है, सेंटेंस उससे भी स्टार्ट हो सकता है। तो लेकिन 2 चीजें आमतौर पे मिलती हैं, एक सब्जेक्ट मिलता है, एक वर्ब मिलता है। वर्ब सब्जेक्ट की बात करता है, ओके।
चलिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं और 3 सेंटेंस बताता हूं और उससे ये बात अपनी समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है बॉयज गो टू स्कूल। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा या मैंने गो क्यों लगाया, गोस क्यों नहीं लगाया, वो हमारा एक अलग चैप्टर है, उसमें हम आपको स्टडी कराएंगे। पहले हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला? बॉयज गो टू स्कूल। ये एक सेंटेंस है। इसी में से आप क्या कीजिए, टू स्कूल को हटा दीजिए। यस, अब बताइए क्या बचा? बॉयज गो टू स्कूल में से टू स्कूल हटाइए तो क्या बचा? यस, बोलिए। आपका काम है बोलना, मेरा काम है बुलवाना। अरे बोल की तो इंग्लिश आएगी। मैंने आपसे कहा ना, डर भगाना है, बोलना शुरू कीजिए, यहीं से शुरू कीजिए। तो जरा बताइए, बॉयज गो टू स्कूल में से टू स्कूल हटा तो क्या बचा? यस, बॉयज गो। बोल के देखिए, मजा आएगा। दोबारा बोलिए, बॉयज गो। अच्छा एक काम करिए, छोड़िए, बॉयज भी हटाइए। आप कहेंगे अरे सर बचा क्या? गो बचा ना। ये तीसरा सेंटेंस है दोस्तों। गो एक कंप्लीट सेंटेंस है इंग्लिश में। अगर आपने इन तीनों सेंटेंस को ध्यान में देखा हो, ध्यान से देखिए इनको। पहले वाला सेंटेंस अगर आप देखेंगे उसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, एक ऑब्जेक्ट भी है। वो बात दूसरी की ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है, तो इसलिए मैं उसको हटा सकता हूं, जो मैंने किया अगले सेंटेंस में नंबर 2 में। तो मैंने क्या रखा? बॉयज गो। तीसरा सेंटेंस देखिए क्या रखा मैंने? गो। ये गो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत ही वर्ब से होती है। ये खास सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हम सब्जेक्ट भी लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते और ये इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ये सब्जेक्ट है दोस्तों यू। समझ में आएगी आपको बात? तो 3 सेंटेंस और तीनों कमाल के, लेकिन तीनों में एक चीज बताइए जो जरूरी है। बताइए क्या चीज तीनों में सबसे जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चला? आपने बताना है दोस्तों। ये एब्सोल्युटली राइट, दैट इज वर्ब। तो दोस्तों याद रखिए, इंग्लिश में वर्ब के बिना काम नहीं चलता। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप फौरन बोलिएगा वर्ब। ये वर्ब क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे लगाते हैं, इसकी बात हम करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। हमने आपको शुरू में सेंटेंस बताया किससे बनता है, फिर हमने आपको ये बताया कि भाई सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, फिर हमने बताया कि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने बनाना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, वर्ब का और सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद हम आपको आगे लेकर गए, फिर हमने बताया कि वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आपको वो सेंटेंस याद है ना, बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज गो एंड गो। गो इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस होता है। तो दोस्तों इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, ये बस आपका इंट्रोडक्शन है और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे एक्शन की तरफ। अभी हम आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे रहे हैं, बुलवाएंगे भी, या जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो आप, और मेरी आपसे राय ये है कि पहले आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में तो हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम जब आपको आगे लेकर चलेंगे तो हम आपको थोड़ा एक्शन की तरफ लेकर चलेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।